हाँ, तो फ्रिक्शन के दौरान आप देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनर होता है, और एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो डोनेट कर देता है, जिसके पास कम होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है। इस दौरान जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये हमने कल सीख लिया था कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में कल हमने डीपली भी सीख लिया था कि किस तरह से देने वाले पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और किस तरह से लेने वाले पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, फिर हमने आप लोगों को कल क्या हुआ था, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ाने के बाद में दो नोट पॉइंट लिखवाए थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट नोट पॉइंट थे और आप लोगों के एग्जाम के लिए। उस नोट पॉइंट में हमने आप लोगों को क्या बताया था कि लाइक चार्ज आर रिपल, टू लाइक चार्ज आर आप देखेंगे रिपल टू ईच अदर, और टू अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो दो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और जो दो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आज हमें ये सीखना है कि पहली बात तो ये लाइक चार्ज होते क्या है और अनलाइक चार्ज होते क्या है, और ये कब रिपल करते हैं, क्या इनकी रिपल करने की कंडीशन होती है, और कब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या इनके अट्रैक्ट करने की कंडीशन होती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल आज पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है साइंटिस्ट का बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इस पर रिसर्च किया था, और ये जो नोट पॉइंट हमने लिखवाए दोनों नोट पॉइंट उन्होंने ही दिए थे। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और चार्ज का रिसर्च किसने किया था, तो चार्ज को डिस्कवर किया था कूलॉम ने। लेकिन उसके टाइप्स के बारे में और उसके रिपल्सन और अट्रैक्शन के बारे में किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर चार्ज के बारे में कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो सब बच्चे ध्यान से देखें और पूरा फोकस बोर्ड पे रखें, अच्छे से समझें बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रैक्टिकल को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक गिलास रॉड ली थी, एक गिलास रॉड। सपोज दैट ये कोई गिलास रॉड है, गिलास रॉड, और इस गिलास रॉड को एक आप देखेंगे सिल्क के पीस के साथ फ्रिक्शन कराया था। किस तरह से, सपोज ये सिल्क के कोई क्लॉथ का पीस है और ये आपकी ग्लास रॉड है, और इन दोनों का फ्रिक्शन करवाया है। ठीक, और फ्रिक्शन करवाया गया तो फ्रिक्शन के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हम कल सीख चुके हैं, जिससे चार्ज क्रिएट होता है। तो इस तरह से फ्रिक्शन कराया गया। तो फ्रिक्शन के दौरान क्या हुआ कि ये जो ग्लास रॉड है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे और इस सिल्क के मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन कम थे, इसलिए ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, डोनेट कर दिए, किसको, सिल्क को। तो क्या हुआ कि इस ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन दिए, डोनेट किए, इसलिए ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क पर कौन सा चार्ज आया होगा, नेगेटिव चार्ज आया होगा। लेकिन सिल्क से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस ग्लास रॉड पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया फ्रिक्शन के बाद, तब इस ग्लास रॉड को हमने लिया और क्या कर दिया, इस तरह से एक धागे से बांध करके लटका दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फिर सेम इसी तरह से दूसरी ग्लास रॉड ली, सेम इसी तरह से दूसरी ग्लास रॉड ली, और उसके साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट किया। उस ग्लास रॉड को भी लिया और इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपका सिल्क का पीस है, और फिर इस ग्लास रॉड को इसी तरह से फ्रिक्शन करवाया। तो सेम वही प्रोसेस हुई कि फिर से ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कम होते हैं मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक्सेप्ट करेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि फिर से इस ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, ये भी ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड के पास फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि ये दोनों ग्लास रॉड वो एक दूसरे के नजदीक लेकर के गए, एक दूसरे के पास पास लेकर के गए, और जब वो एक दूसरे के नजदीक लेकर के गए, ग्लास रॉड को पास पास लेकर के गए, तब उन्होंने देखा कि ये ग्लास रॉड दोनों की दोनों एक दूसरे को रिपल करती हैं।
दोनों के बीच में, एक दूसरे के बीच में रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को देख करके दूर भागती हैं। दूर भागना मतलब रिपल करना। तो दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को देख करके रिपल करती हैं। दोनों के बीच में एक रिपल्सन फोर्स वर्क करता है ना। दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपल कर रही है, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन को यह समझ में नहीं आया कि ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को देख करके रिपल क्यों कर रही हैं, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स वर्क कर क्यों रहा है। तो फिर इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। इस बार क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिर से एक रॉड ली, ऐसी जैसी अभी ली थी, लेकिन इस बार ये रॉड दूसरे मटेरियल की ली। पहले किसकी ली थी, गिलास की। और इस बार किसकी रॉड ले रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो इस बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रॉड ली थी एवोनाइट की। किसकी, एवोनाइट की रॉड। एवोनाइट मटेरियल शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुना होगा। ये बिल्कुल आप देखेंगे रबड़ के जैसा एक सॉलिड होता है, हार्ड होता है रबड़ से ज्यादा, है ना। एवोनाइट इन्होंने रॉड ली और इस एवोनाइट को क्या किया, इस बार सिल्के मटेरियल के साथ फ्रिक्शन नहीं करवाया। पहले जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या किया था, ग्लास रॉड थी और सिल्क मटेरियल था, दोनों का एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए क्योंकि इसके पास ज्यादा थे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसने इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए थे ग्लास रॉड के, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन इस बार एवोनाइट रॉड लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और इस बार क्या किया एवोनाइट रॉड लेकर के, कि सबसे पहले एवोनाइट रॉड को सिल्क के साथ फ्रिक्शन नहीं करवाया। किसके साथ करवाया, तो आप देखेंगे वूल के साथ। वूल मतलब समझते ना, ऊन। तो वूल के साथ इसका फ्रिक्शन करवाया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इस बार उसने अपना पीस बदल दिया क्लॉथ का। ये वूल है सपोज दैट, और ये आपकी एवोनाइट की रॉड है, और दोनों का फ्रिक्शन हुआ। अब दोनों मटेरियल अलग अलग है, ये मटेरियल एवोनाइड है और ये मटेरियल वूल है, दोनों मटेरियल अलग अलग है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है, और कौन किसको दे रहा है, कौन डोनेट करने वाला है, कौन एक्सेप्ट करने वाला है, ये डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। तो इस बार क्या हुआ कि एवोनाइट की रॉड ने इलेक्ट्रॉन ले लिए। किससे, वूल से। क्यों, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे वूल के पास, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए और एवोनाइट की रॉड ने इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब एवोनाइट की रॉड ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो एवोनाइट की रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि लेने वाले पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। लेने वाला क्या होता है, ऋणी, इसलिए। और इस वूल ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो देने वाले पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि देने वाला कौन होता है, धनी, इसलिए। तो इस बार एवोनाइट की रॉड पर चार्ज आया नेगेटिव। और फिर सेम ऐसा ही हुआ कि एक दूसरी रॉड ली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और दूसरी रॉड को उन्होंने लिया और इस तरह से एवोनाइट की रॉड ली, एवोनाइट रॉड, फिर से दूसरी एवोनाइट की रॉड ली और उसको भी वूल मटेरियल के साथ इस तरह से फिर से फ्रिक्शन करवाया। और जब फिर से फ्रिक्शन करवाया गया, तो उन्होंने देखा कि फिर से इस पर वैसे ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एवोनाइट के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो कंपेयर टू वूल के कम थे, लेस थे, इसलिए एवोनाइट ने इलेक्ट्रॉन ले ली और वूल ने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए। इसने एक्सेप्ट किए, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। उसने डोनेट किए वूल ने, इसलिए वूल पर पॉजिटिव चार्ज है। हालांकि यहाँ वूल का हमने कहीं डायग्राम बना के नहीं दिखाया, उसकी जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, इन दोनों एवोनाइट रॉड को बेंजामिन फ्रैंकलिन फिर पास पास में लेके आए, और जब बेंजामिन फ्रैंकलिन इन दोनों एवोनाइट रॉड को पास लेके आए, तो फिर उन्होंने देखा कि ये फिर से रिपल करने लगी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व नहीं हुई ना। जो प्रॉब्लम पहले थी, जिसके लिए सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो प्रॉब्लम अभी भी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों रिपल कर क्यों रहे हैं एक दूसरे को। ये ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपल कर रही हैं, एवोनाइट रॉड दोनों एक दूसरे को रिपल कर रही है, ये रिपल कर क्यों रही है, ये जानना चाह रहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन का थोड़ा सा दिमाग घूमा, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक रॉड उठा ली यहाँ से, ये वाली ग्लास रॉड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है,
आप लोग देख रहे हैं ऊपर, और एक रॉड उठा ली यहां से, जिसे हम बोलेंगे एवोनॉइड रॉड। एक रॉड उठा ली यहां से जिस पर नेगेटिव चार्ज है। कौन सी रॉड है ये? एवोनॉइड रॉड। एवोनॉइड रॉड। एक रॉड ले ली ऊपर से ग्लास रॉड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक रॉड उठा ली सेकंड प्रैक्टिकल से जिस पर नेगेटिव चार्ज है, एवोनॉइड रॉड। और अब फिर से दोनों को एक दूसरे के पास पास रखा गया, फिर से दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाया गया, और जैसे ही दोनों एक दूसरे के नजदीक आए तो दोनों के बीच में इस बार रिपल्सन नहीं हुआ, इस बार क्या हुआ? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। इस बार क्या हुआ दोनों के बीच में? अट्रैक्शन। क्यों हुआ दोनों के बीच में अट्रैक्शन और पहले रिपल्सन क्यों हो रहा था? यही उसका मैन एक्सपेरिमेंट था, यही उसे देखना थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सीखा कि जब ये दोनों ग्लास रॉड पास पास में लाई गई तो रिपल्सन हो रहा था। इसके पीछे वजह ये थी कि दोनों पर सेम चार्ज था। दोनों पर कैसा चार्ज था? दोनों पर सेम चार्ज था। और जब दोनों पर सेम चार्ज होता है तब फिजिक्स की भाषा में इसे बोलते हैं लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज। दोनों पर सेम चार्ज था तो मतलब कि दोनों पर लाइक चार्ज था, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे थे। सेकंड वाले प्रैक्टिकल में उसने केस में फिर देखा कि दोनों एवोनॉइड रॉड हैं, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों पर नेगेटिव है मतलब कि दोनों पर सेम ही है ना, इस पर भी नेगेटिव इस पर भी नेगेटिव, मतलब कि दोनों पर सेम है। और दोनों पर सेम है तो इसे फिर से क्या बोलेंगे कि यहाँ भी लाइक चार्ज है, और लाइक चार्ज है तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ पर अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर उसने सीखा कि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है। अब इस चार्ज को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? तो इस तरह के केस में हम चार्ज को बोलते हैं अनलाइक चार्ज। और ये अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। तो अब इस पर आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू लाइक चार्ज फिल इन द ब्लैंक, तो उसमें आएगा लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं तो रिपल टू ईच अदर, और अनलाइक चार्ज में टू अनलाइक चार्ज फिल इन द ब्लैंक, तो टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्टिव टू ईच अदर या अट्रैक्शन टू ईच अदर। समझ गए? तो दो लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं और दो अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रैक्टिकल था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे देखें। ये तो इसमें प्रैक्टिकल किया था, हम लोग अपने डेली लाइफ के प्रैक्टिकल के बारे में देखना चाहें इस तरह से, तो आप लोग देखते हैं कि बैलून का हमने एग्जांपल आप लोगों को बताया था कि बैलून को हेयर के साथ फ्रिक्शन करवाओ तो बैलून पर चार्ज क्रिएट होता है, और जब बैलून पर चार्ज क्रिएट हो जाता है तो उसे आप बॉल के पास लेके जाओ, बैलून बॉल से अट्रैक्टिव होता है, चिपक जाता है। तो बैलून बॉल से अट्रैक्टिव क्यों हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं अनलाइक चार्ज होंगे कि बैलून पर अगर सपोज दैट पॉजिटिव है तो बॉल पर नेगेटिव होगा, इसलिए बैलून बॉल से चिपक जाता है। यही तो मतलब है इसका। तो आप जब भी इस तरह देखते हैं या बैलून हल्के हल्के पार्टिकल कागज के पीस या डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में जरूर अनलाइक चार्ज है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बैलून रिपल्सन करे कभी? तो बिल्कुल हो सकता है। अगर बैलून पर कोई चार्ज है और उसी के सेम चार्ज वाला कोई दूसरा बॉडी हम उसके पास में लेके आए तो रिपल्सन होगा। या फ्रॉम दूसरे तरीके से सीख लें कि एक बैलून लिया और हमने इस तरह से फ्रिक्शन कराया, और दूसरा बैलून लिया उसको भी हेयर के साथ फ्रिक्शन कराया। अब दोनों बैलून को पास में ले जाके देखें क्या होता है, पता चलेगा। वैसे तो बैलून सब जगह अट्रैक्शन करता है, हल्के हल्के कागज के पीस को भी अट्रैक्ट करता है फ्रिक्शन के बाद, या फिर डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। बॉल से तो अट्रैक्शन उसका हो ही जाता है, कई बार बर्थडे में आपने देखा होगा। लेकिन अगर हम दो बैलून ले लें और दोनों को हेयर के साथ फ्रिक्शन कराएं और दोनों को फिर एक दूसरे के नजदीक रखें तो फिर देखेंगे उसमें आखिर ऐसा क्या होता है ना। तो उसके लिए हम आप लोगों को एक लगभग 1 मिनट की वीडियो है, उसे आप लोग देखना, उसे दिखाते हैं। फिर यहाँ ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे इसके आगे का, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रैक्टिकल नहीं किया वो आप लोगों से एक करवाएंगे उसमें से प्रैक्टिकल।
अभिषेक मुदगल बेटा बहुत लेट हो गए आने में, कहाँ रह गए थे आप? हाँ हम समझ गए, बिल्कुल हैबिट बना लो टाइम पे लिखने की। अंजलि आपको बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है बेटा और आवाज सही से आ रही है? अंजलि हो जा। बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है। तो अब आप लोग 1 मिनट का ये रिपल्सन का प्रैक्टिकल देखिए सब बच्चे। हम्म। देखिए सब बच्चे, ये बैलून है, इस बैलून को धागे से बांधा और ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन हुआ, इसके साथ चार्ज हो गया। स्कूल नहीं है। अब ये दूसरा बैलून लिया और इसको रेडी किया अपन ने, फ्रिक्शन करवाएंगे। कर रहा है कि नहीं? तो आपने देखा कि दो बैलून लिए और दोनों पर सेम चार्ज था, इसलिए रिपल्सन हो रहा था। लेकिन अगर किसी बॉडी की बात करें तो उसके बैलून अट्रैक्टिव हो रहा था। ये हम अभी बोल रहे थे, आप लोगों ने इतने दिन से नोटिस किया, 3 दिन से टॉपिक चल रहा है कि जो चार्ज वाली स्टोरी है वो केवल नॉन मेटल पे वर्क करती है, मेटल पे वर्क नहीं करती है। जितने एग्जांपल दिए हमने सब नॉन मेटल के दिए थे। ये आपका आप देख सकते हैं मार्कर है या पेन है या फिर कोई भी बैलून है, ये सब नॉन मेटल ही है। रबर है, प्लास्टिक के बने हुए, तो सब नॉन मेटल है। मेटल वाला कोई एक्सपेरिमेंट या कोई एग्जांपल हमने क्यों नहीं दिया? उसके पीछे वजह ये है कि चार्ज मेटल पर क्रिएट तो होता है पर वो स्टैटिक पोजीशन में नहीं रहता है। मेटल में तो फ्लो हो जाता है और फ्लो हुआ तो खत्म, फिर बचेगा कहाँ? इसलिए मेटल पे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होती है और इनमें ये फ्लो होता नहीं है चार्ज, इसलिए जहाँ क्रिएट होता है वहीं बना रहता है, इसलिए इन पे प्रैक्टिकल पॉसिबल होती है। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, सब लोग क्वेश्चन देखिए। अभी आपने देखा कि ये पॉजिटिव ग्लास, ये ग्लास रॉड है, ये एवोनॉइड रॉड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था, इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। इन दोनों को नजदीक लाए तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा था। अब बात ये बनती है कि सपोज दैट अगर हम इस ग्लास रॉड को, ये ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड को जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इससे टच कर दें कुछ टाइम के लिए, किससे? एवोनॉइड रॉड से। ग्लास रॉड से हम इस तरह से टच कर दें, किसको? पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड ग्लास रॉड को और नेगेटिव चार्ज वाली एवोनॉइड रॉड को, दोनों को टच कर दिया। और टच करने के बाद इनको हटा दें, इस तरह से हटा दिया। अब आप लोग बताइए, जब हम इनको आपस में टच करने के बाद हटा देंगे तो इनके बीच में अब क्या होगा? क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव करेंगी या एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगी या फिर एक दूसरे के साथ कोई भी बिहेव नहीं करेंगी, जैसी हैं वैसी बनी रहेंगी? पूरी तरह से सही है। सब बच्चे देखो हुआ क्या है, सब बच्चे देखना, ये आपकी रॉड है ग्लास वाली, ये आपकी रॉड है एवोनाइट वाली। ये देख लो, ऊपर देख लो, कहीं भी देख लो, एक पर पॉजिटिव चार्ज था, एक पर नेगेटिव चार्ज था। दोनों को आपस में हमने मिलाया, टच किया कुछ सेकंड के लिए, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितने टाइम के लिए मिलाया हो, टच किया तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। ये बात तो आप लोग जानते हैं ना कि जब प्लस और माइनस दोनों मिलेंगे तो ना प्लस रहेगा ना माइनस, क्या होगा? प्लस माइनस को और माइनस प्लस को खत्म कर देता है। ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे।
अब ना तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ना ही इस एवोनॉइड की रॉड पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि हमने गलती क्या कर दी है, हमने दोनों को आपस में मिला दिया है, ये गलती की थी। और अब इनका चार्ज खत्म हो चुका है। अब हम इनको लटकाएं फ्री फ्री एंड टोटल, तो अब ये क्या करेंगी, तो ना वे अट्रैक्शन करेंगी और ना ही रिपल्सन करेंगी, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से। आपने यहाँ देखा कि सेम चार्ज से तो रिपल्सन हो रहा था, सेम चार्ज से तो रिपल्सन हो रहा था, अपोजिट चार्ज से प्लस माइनस अपोजिट है तो अट्रैक्शन हो रहा था। या फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो लाइक चार्ज रिपल्सन कर रहा है, लाइक मतलब सेम, लाइक चार्ज मतलब कि सेम चार्ज रिपल्सन कर रहे हैं, अनलाइक चार्ज मतलब कि अट्रैक्शन कर रहे हैं। लेकिन इनके पास तो कोई चार्ज बचे ही नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ना ही अट्रैक्शन करेंगे और ना ही रिपल्सन करेंगे। अगर हमने इनको नहीं मिलाया होता, टच नहीं किया होता, तो इनका चार्ज इनके पास रहता और फिर अट्रैक्शन करते। समझ गए बात को? तो ना ये अट्रैक्शन करेंगे और ना ये रिपल्सन करेंगे। तो इसका नोट पॉइंट तो हमने कल आप लोगों को लिखवा दिया था, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, नोट पॉइंट, टू लाइक चार्ज आर रिपल टू ईच अदर और टू अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्शन टू ईच अदर, ये नोट पॉइंट लिखवा दिया था। ये एक्सपेरिमेंट का डायग्राम केवल आप लोगों के समझने के लिए, केवल आप लोगों के लिए, पेपर में इसके बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आप लोगों के समझने के लिए इसका डायग्राम हम आप लोगों को सेंड कर देंगे, वहां से आप लोग इसको बना लेना आसानी से, ठीक है। तो यहाँ से बोर्ड से आप लोग ना बनाए, अभी टाइम बर्बाद होगा, इसका डायग्राम हम आप लोगों को सेंड करेंगे, वहां से आप लोग आसानी से बना लेना, केवल अपने समझने के लिए, बाद बाकी इतनी जरूरत इसकी नहीं है, ठीक। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब सब बच्चे अगला क्वेश्चन लिखें जल्दी से फटाफट, अगला क्वेश्चन लिखें सब बच्चे। आज का अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ, explain electronic theory of charge, explain electronic theory of charge, explain electronic theory of charge। लिख लिया सभी बच्चों ने, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, ठीक है। अब आप लोग केवल बोर्ड पर देखेंगे, पहले अच्छे से इसको समझेंगे, फिर हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज में क्या है, कुछ खास वैल्यू ऐसे जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काम की हैं, जिन पर बोर्ड एग्जाम में कई बार आपका एक ना एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन के आते ही हर बार, ये मान के चलिए केमिस्ट्री में भी काम में आएंगे और फिजिक्स में न्यूमेरिकल में भी काम में आएंगे। तो इसमें कुछ वैल्यू हम सीखेंगे जो कि बहुत ज्यादा काम की है, ठीक है। टाइम लिमिट आ गई है बेटा, जैसे ही अभी आप देखेंगे कि टाइम मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग इसी लिंक से फिर से रिज्वाइन कर लेना, जो लिंक अभी हमने सेंड की थी उसी लिंक से सब बच्चे जल्दी से फिर से रिज्वाइन कर लेना अभी मीटिंग एंड होने के बाद, ठीक है। हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें सीखना इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, चार्ज की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है। हम इसको अपनी लैंग्वेज में बात करें तो सीधा सीधा तरीका ये है क्वेश्चन का कि फ्रिक्शन के दौरान चार्ज कैसे क्रिएट होता है, वो हमें इस थ्योरी का जो प्रिंसिपल है वो हमें सीखना है कि किस तरह से फ्रिक्शन के दौरान चार्ज क्रिएट होता है। तो उसके लिए कल हमने थोड़ा सा आपको बताया था, पर वो कम बताया था, आज पूरा बताएंगे। दूसरी बात, आज उसे लिखवाएंगे भी। तो कल हमने आप लोगों को बोला था और आप बच्चों को पता भी होगा जिन लोगों ने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है उनको, कि हर मटेरियल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, एटॉम से। और एटॉम का एक सेंटर पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप देखेंगे ये हम किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर को बनाने जा रहे हैं, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये पार्ट है प्रोटॉन और ये पार्ट है न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, कल हमने बताया था पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन रहता है न्यूट्रल, इस पर कोई भी चार्ज न्यूट्रॉन पर नहीं होता है, न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो अब आप देखेंगे न्यूक्लियस, अब आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं ऑर्बिट, इन ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोशन करती हैं। जैसे आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन ये मोशन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये मोशन कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट तो 2 इलेक्ट्रॉन ही मोशन करते हैं।
और इसके बाद देखेंगे अगला ऑर्बिट देखेंगे, तो अगले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं कि नहीं करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। इस तरह से आगे और भी ऑर्बिटल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है वो हमें सीखना है। इसमें होता ये है कि जितने ये टोटल इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सपोज दैट आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, बाहर आउटर सेल में ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और अंदर वाले में कितने हैं आपके 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10। तो इसमें आपके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन पॉजिटिव है, इस प्रोटॉन पर कितने प्रोटॉन होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 प्रोटॉन होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 10 प्रोटॉन वहां पर आपके प्रेजेंट होंगे। और न्यूट्रॉन कैसा रहता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो पॉजिटिव ना वो नेगेटिव। ठीक, अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि ऑर्बिटल में मोशन करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये रहा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के सबसे क्लोजली ऑर्बिटल में मोशन कर रहा है, उस पर न्यूक्लियस अपना एक फोर्स लगाता है, और उस पर नहीं लगाता तो सभी पर है, पर अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अभी हमने क्या सीखा है यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये प्रोटॉन का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्टिव करेंगे। ये प्रोटॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, है ना। या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की ओर से इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो वो फोर्स लगा कौन रहा है, प्रोटॉन लगा रहा है। लेकिन हम बोल देते हैं कई बार कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। तो अब आप देखेंगे ये न्यूक्लियस का ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा फर्स्ट वाले ऑर्बिटल के पे, बिल्कुल सही बात है। यही प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर भी अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा सेकंड वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर, बिल्कुल सही बात है। और जितने इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिटल में हो, चाहे वो सेकंड ऑर्बिटल में हो, चाहे वो थर्ड ऑर्बिटल में हो, चाहे वो फोर्थ ऑर्बिटल में हो, सभी पर ये प्रोटॉन अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए प्रोटॉन सभी पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। लेकिन ये एक भेदभाव करता है, ये गलत है। क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में मोशन करते हैं उन पर ये प्रोटॉन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगाता है, और जो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिटल में मोशन कर रहे हैं उन पर ये प्रोटॉन अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम लगाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल में मोशन कर रहे होते, सपोज दैट यहाँ थर्ड ऑर्बिटल होता, कोई इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा होता, तो उस पर ये प्रोटॉन अट्रैक्शन फोर्स और कम लगाता। तो अब आप देखेंगे कि ये सबसे फर्स्ट वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा क्यों लगाता है? तो इस सबसे फर्स्ट वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा इसलिए लगाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के या प्रोटॉन के सबसे ज्यादा नजदीक है, सबसे ज्यादा क्लोज है। यही बात हम स्टार्टिंग में भी बोल रहे थे, ये इसके बहुत ज्यादा क्लोज है, इनके बीच में डिस्टेंस कम है, इनके बीच में गैप कम है, और गैप कम होने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगता है। अब जो सेकेंड ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, रोटेट हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन पर ये प्रोटॉन या ये न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स कम लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिस्टेंस कुछ ज्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट की, इसलिए उस पर अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा प्रोटॉन या न्यूक्लियस की ओर से। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस तो और भी ज्यादा होगी, तो अभी गैप ज्यादा हो गया, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स अब और कम लगेगा।
तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस जितनी ज्यादा दूर होगी, इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा डिस्टेंस के ऑर्बिट में मोशन कर रहा होगा, उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना कम लगता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो फर्स्ट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस फोर्स के ज्यादा, इस न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से ये बाउंडेड रहती हैं। बाउंडेड मतलब बंधे हुए। प्रोटॉन या ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इनके अट्रैक्टिव फोर्स से कैसे रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं। बाउंडेड मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इस अपने ऑर्बिटल को छोड़ करके यहाँ से भाग करके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ने इनको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बांध करके रखा है, बाउंडेड करके रखा है, इसलिए। तो फिर ऐसे क्या दिक्कत है, ऐसे दिक्कत ये है कि इस तरह से सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, सबसे लास्ट वाला ऑर्बिटल, चाहे वो 4th नंबर का हो, 5th नंबर का हो, 6th नंबर का हो, जितने नंबर का ऑर्बिटल हो एक्स वाई जेड, सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिटल होता है, तो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, उन पर ये प्रोटॉन सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे लास्ट में है, उनके डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, गैप ज्यादा है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है। और जब ये अट्रैक्शन फोर्स उन पर सबसे कम लगाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ बाउंडेड नहीं होते हैं, वो फ्रीडम होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, वो जब चाहे तब अपने ऑर्बिट को छोड़ करके भाग सकते हैं, ये प्रोटॉन उनको रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन अपने जिस फोर्स से रोकता है, अट्रैक्शन फोर्स से, वो अट्रैक्शन फोर्स वहां तक काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपके काम, वो जो लास्ट वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, उनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। उन पर प्रोटॉन का कोई जोर नहीं चलने वाला, क्योंकि प्रोटॉन उन पर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाता है। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज क्रिएट करते हैं। कैसे? जब किसी मटेरियल को फ्रिक्शन करवाया जाता है, जैसे भी हमने, हेलो, देखना बेटा बोर्ड सही दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर दिख रहा है क्या, बताना जरा। ओके ओके, थैंक यू। देखो सामने देखो सब बच्चे, तो फिर अब थोड़ा सा इसको घुमा, चलो ठीक है, चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखिए सब बच्चे, तो हम ये बोल रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन पास वाले ऑर्बिटल में या फर्स्ट ऑर्बिटल में मोशन करते हैं, उन पर इस प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, और जो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल में मोशन करते हैं, उन पर इस प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी डिस्टेंस ज्यादा है लास्ट वाले ऑर्बिटल की। इसलिए जो पास वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। वो इस न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड रहते हैं अट्रैक्शन फोर्स से। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले ऑर्बिटल में मोशन कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उन पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो वर्क नहीं कर पाता है, ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से। तो ये होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। और हम बोल रहे थे कि इन्हीं की वजह से चार्ज क्रिएट होता है। कैसे? तो आप लोग देखेंगे कि जैसे हमने बताया, ये कोई सिल्क मटेरियल है, सिल्क का पीस है ये मान के चलो, और ये आपकी कोई ग्लास की रॉड है। इस ग्लास की रॉड को इस सिल्क मटेरियल के साथ हमने इस तरह से फ्रिक्शन करवाया, और फ्रिक्शन करवाने के बाद हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा मटेरियल इलेक्ट्रॉन लेता है। देता कौन है? जिसके पास एक्स्ट्रा होती है, और लेता कौन है? जिसके पास कमी होती है। तो सपोज दैट, हमने यहाँ पे डायग्राम में भी आपको समझाया था कि ये ग्लास रॉड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इसलिए इसने दे दिए, और दे दिए तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों आ जाएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। लेकिन ये कौन से इलेक्ट्रॉन इसने दिए और इसने कौन से लिए? तो ये वही इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट वाले ऑर्बिटल में मोशन कर रहे हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये वही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी मटेरियल के पास एक्स्ट्रा फ्री होते हैं, वो दूसरे के पास दे देता है।
कोई भी मटेरियल अपने ये स्टार्टिंग वाले फर्स्ट ऑर्बिटल या सेकंड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड रहती हैं अट्रैक्शन फोर्स के साथ। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट के, केवल उन्हीं को कोई मटेरियल डोनेट कर पाता है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? चार्ज क्रिएट होता है। समझ गए होंगे बात को? इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। ठीक, अब हमें इसमें एक चीज और सीखना है, इन सब की वैल्यू कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। ये जो वैल्यू सीख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बिना ना तो आपके न्यूमेरिकल हो पाएंगे, ना आगे के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, और ये वैल्यू बोर्ड एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। तो अब सब बच्चे क्वेश्चन तो लिख चुके हैं, जिनने अगर नहीं लिखा हो तो एक बार हम क्वेश्चन रिपीट कर देते, होमवर्क है आप लोगों का। ठीक है, दूसरा ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? कौन बताएगा मास ऑफ प्रोटॉन? जल्दी बताओ। मास ऑफ प्रोटॉन कौन कितना होता है? कौन बताएगा? हरेंद्र बॉस कहाँ है? हरेंद्र, आहा, एक कौन चला गया भैया? हरेंद्र बॉस, आपको नहीं पता मास ऑफ प्रोटॉन? आहा, हरेंद्र आवाज नहीं आ रही है शायद। कैसे कहें? मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा 1.6। हाँ हाँ, बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो। बिल्कुल सही बोला है आपने, 1.68, या कभी कभी इसको 1.67 भी लिख लेते हैं, वो दोनों सही है। पॉइंट के बाद 7 8 में कोई फर्क नहीं माना जाएगा। 10⁻⁻27 किलोग्राम ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। अब बताएंगे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है। बताओ, मास ऑफ न्यूट्रॉन कौन बताएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? बताओ, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? मुस्कान, आप ही बताओ, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? बिल्कुल राइट, मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम ही होता है। सीख लो कुछ बच्चों, सीख लो। 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ये तीनों का मास आपको पता होना चाहिए। तीन में से दो का पता है तो तीसरे का तो सेम ही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। दोनों भाई एक ही जगह बैठे है ना, इसलिए। दूसरी बात, आपको फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की पड़ने वाली, सबसे ज्यादा जरूरत। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बताएगा? हमने बेटा शॉर्ट में लिख दिया, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बताएगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अभी संभव ने बताया था, बिल्कुल सही बताया था। हम लिख देते हैं माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये सी लिखा है, पूरा लिख दें? अभी आप लोग नए बच्चे हो, कम जानते हो। कूलम, ठीक है। चार्ज को किस में लिखते हैं? कूलम में। अगर सी बना दिया तब भी कूलम माना जाएगा, सी उसका सिंबल है कूलम का, है ना। इसके बाद बात आती है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? ये कौन बताएगा? जल्दी बताओ, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, शाबाश। लेकिन ये प्लस का होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। दोनों का चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी। अभी जब हम लैंग्वेज लिखवा रहे थे उसमें हमने बताया भी था और यहाँ भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन माइनस का और प्रोटॉन प्लस का होता है, बाद बाकी सब सेम चल रहा है। ठीक है, ये चार्ज हो गया। एक चीज और पूछ लें, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कौन बताएगा? ये तो बच्चों वाला है, 0। वेरी गुड, अभी हमने बोला था ना कि ये न्यूट्रल होता है।
चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0, है ना, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल होता है। तो अब आप ये चीज फेयर में नोट कर लो बेटा इसी आंसर में जल्दी से फटाफट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। ये पूरे आंसर में केवल यही